सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग हिंदी टिप्पण का 11वां क्लास करने जा रहे हैं और ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में हम लोग जो इसके पहले जस्ट एग्ज़ाम हुआ था हिंदी टिप्पण का अक्टूबर 2025 में, उसका क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है उसके पैटर्न को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा 2026 में क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस ये है कि टिप्पण जो है नोटिंग वो 30 नंबर का होगा, प्रारूपण जो है वो 30 नंबर का है, यानी कि ड्राफ्टिंग जो है वो 30 नंबर का होगा, संक्षेपण यानी कि प्रिसाइज राइटिंग जिसको बोलते हैं प्रिसीज राइटिंग वो 25 नंबर का होगा। और या इसके बदले आप लोग को इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करने वाला पूछता है वो बनाइए। देखिए, थर्ड नंबर में आपका ऑप्शन रहता है या तो संक्षेपण बनाइए या तो आप अनुवाद बनाइए। इसके जगह पर अनुवाद बनाइए, इंग्लिश से हिंदी करने अनुवाद पूछता है वो बनाइए। वाक्य शुद्धि भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है जो कि 15 नंबर का रहता है, पूछता है। तो ये चारों को जब आप जोड़ दीजिएगा तो आपका 100 नंबर हो जाएगा और इसमें पास है आपका 40 नंबर। देखिए, राजपत्रित रहिए या अराजपत्रित रहिए, दोनों के लिए पासिंग मार्क्स 40 नंबर ही है, यानी कि 100 में से आपको केवल 40 लाना है। देखिए, यहाँ पर 15 में 15 लोग उठा लेते हैं, 15 में 15। इस संक्षेपण को अगर आपने अच्छे से बनाया है तो 25 में आप 15 उठा लेंगे, तो 30 नंबर यहीं पर हो गया। बाकी ये जो आपका नोटिंग है, नोटिंग का अगर आपने सही से आप कंटेंट अच्छा दिया है, अच्छा कंटेंट लिखा, उसके बारे में नॉलेज अच्छी है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जो फैक्ट है उसके बारे में नॉलेज है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, जितना मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया, अभी तक 10 वीडियो में ले चुका हूँ, उसका आप लोग देख लीजिए कि मैंने क्या पढ़ाया है, उसको रट लीजिए। उसी से आपका संभवतः है 99% है कि उसी से ये नोटिंग पूछता है या कुछ अलग करके पूछेगा। मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें संभावित प्रश्न से संबंधित एक वीडियो लाऊंगा जो आपको समझ में आएगा क्या पूछ सकता है और प्रीवियस ईयर में क्या पूछा है। ड्राफ्टिंग जो है, जो मैं पढ़ाया हूँ, केवल वही पूछेगा, केवल यही पूछेगा। ड्राफ्टिंग में केवल यही पढ़ पाइए। जैसे अभी तक क्या क्या पूछा है, डेंगू पूछ देता है, डेंगू महामारी के बारे में आप लोग बताइए, या फिर बाढ़ के बारे में पूछ देता है। बाढ़ बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विधि व्यवस्था संधारण। किसी भी त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार हो, चाहे छठ हो या होली हो या दीपावली हो या दुर्गा पूजा हो, यही चार से कोई पूछता है, या दुर्गा पूजा, या मान लीजिए अब की चेंज कर दिया मुहर्रम, या मान लीजिए रामनवमी कर दिया, तो कंटेंट तो वही रहेगा, सबका कंटेंट सेम है। विधि व्यवस्था संधारण मुख्य सचिव की तरफ से लिखना है, ठीक है। और संक्षेपण जो है वो आपको करने की कला आनी चाहिए 1/3 में। संक्षेपण में अभी तक हम लोग क्या गलती करते थे कि पढ़ के उसी से निकालते थे, लेकिन नहीं, एक बार आप पूरा कंटेंट पढ़ लीजिए और अपने मन से उसका 1/3 लिख दीजिए और उसका एक शीर्षक दीजिए, ठीक है, यही आपको अच्छा नंबर दे देगा। और हिंदी से इंग्लिश अनुवाद जो है उसमें वो वही बनाए जिनको इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, बाकी आप इंग्लिश से हिंदी अनुवाद मत कीजिएगा, ठीक है। परीक्षा जो है आपका 23 अगस्त को है, रविवार को, जो कि 2 घंटा का होगा। हम पिछले वीडियो में 3 घंटा बता दिए थे गलती से। 11 से 1 बजे तक होगा, 2 घंटा का एग्ज़ाम है, ठीक है। और ये आप अगर मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाते हैं तो वो 1.5 घंटा काफ़ी है, 1.5 घंटा काफ़ी है बनाने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, 2025 अक्टूबर का पहला क्वेश्चन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार की ओर से आपको एक लेटर लिखना है। किसको? सभी जिला पदाधिकारी को लेटर लिखना है, जिसमें अपने अपने जिला में आसन्न विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव संबंधी सभी आवश्यक तैयारी से संबंधित एक संक्षिप्त प्रतिवेदन भेजने संबंधी निर्देश हेतु एक सरकारी पत्र का प्रारूप दें। आपको एक पत्र लिखना है जो कि सभी जिला पदाधिकारी को लिखना है। किसके तरफ से? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से। तो एक बात समझ लीजिएगा, जो भी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे वो निर्वाचन विभाग के होंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए कि किस योजना की बात कर रहा है और वो किस विभाग से संबंधित है। क्योंकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से आप लिख रहे हैं तो आप निर्वाचन विभाग के पदाधिकारी हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे बिहार सरकार निर्वाचन विभाग और कार्यालय आपका मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार का कार्यालय। ये लिख भी सकते हैं और इसको नहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ इतना दूर भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है पत्रांक। पत्रांक निर्वाचन ऑब्लिक विसा की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, असा पसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फिर ऑब्लिक
1 2026 लिखिए या 2 2026 लिखिए या 3 लिखिए, 10 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पे पटना, दिनांक, फिर आज जिस दिन एग्ज़ाम हम उस दिन का तारीख लिख दिए ताकि आपको याद रहे। एग्ज़ाम आपका है 23 तारीख को, तो 23 का डेट लिख दिए। ठीक है, अब आते हैं प्रेषक। प्रेषक में देखिए पहले क्या रहता था, मुख्य सचिव की ओर से आपको लिखने बोलता था, मुख्य सचिव, तो सीधा लिखते थे मुख्य सचिव बिहार पटना। ठीक है, मुख्य सचिव एक ही इंसान होता है, सबको पता है मुख्य सचिव कौन है, लेकिन किसी को ये पता नहीं होता है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है वो। ठीक है, उस मतलब या हो सकता है वो भी पता हो, ठीक है, वो भी पता होता है, लेकिन मुख्य सचिव अपना नाम नहीं लिखते हैं, या लिख भी सकते हैं, और जो आपका निर्वाचन पदाधिकारी वो अपना नाम लिखेंगे, तो उनका नाम आपको पता नहीं थोड़ी है, तो आप लिखिएगा क ख ग। तो क ख ग हो गया उसका नाम, और पदनाम हो गया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना। उसके बाद सेवा में सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी बिहार। देखिए जितने भी जिला के डीएम होते हैं, डीएम वो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तो नहीं होते हैं, लेकिन उसके सहायक होते हैं, उसकी कार्य में उसकी सहायता करते हैं, इसीलिए उसको सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी बोलते हैं। जिला में वही निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं डीएम, या कहीं कहीं डीएम की जगह एडीएम को भी बना दिया जाता है। ठीक है, एडीएम को भी बना दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जिला में डीएम को बनाया जाता है। अब इसका विषय जो हम लोग को दिया था, अपने अपने जिला में आसन्न विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव संबंधी सभी आवश्यक तैयारियों से संबंधित एक संक्षिप्त प्रतिवेदन भेजें। तो ये बस से संबंधित तक लिखेंगे, या तैयारी के संबंध में। तो आसन्न जिला से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लाएंगे, फिर यहाँ लिख देंगे के संबंध में। तो क्या हो जाएगा, आसन्न विधानसभा निर्वाचन हेतु चुनाव संबंधी सभी आवश्यक तैयारियों का संक्षिप्त प्रतिवेदन भेजने के संबंध में। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं महाशय। देखिए चूँकि ये जो है आपका जिला पदाधिकारी वो पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी, इसीलिए आपको महाशय या महाशया दोनों ऑप्शन लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार जो सीनियर पदाधिकारी आपको निर्देश दिए हैं उसके अनुसार, और निर्देश कौन दे रहे हैं, हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, क्योंकि उन्हीं के तरफ से आप लेटर लिख रहे हैं। तो निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में आगामी विधानसभा निर्वाचन की तिथि अत्यंत निकट है, सामने है, होने वाली है। निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने के लिए, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए समय पर सभी आवश्यक प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण कर लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। निर्वाचन को अगर सही से पूर्ण कराना है तो जितनी भी आवश्यक कार्य होते हैं वो आपको तुरंत पूर्ण करा लेना आवश्यक है। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अपने ज़िले में चुनाव से संबंधित अब तक की गई तैयारियों की गहन समीक्षा करें और निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर आधारित एक संक्षिप्त प्रतिवेदन इस पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्यालय उसी को बोलते हैं जो पटना में होता है। हर राज्य का एक मुख्यालय होता है। मुख्यालय को प्रतिवेदन भेजना है 1 सप्ताह के अंदर। जब लेटर आपको प्राप्त होगा उसके 1 सप्ताह के अंदर आप प्रतिवेदन भेजिए। किन किन बिंदुओं पर, वो बिंदु यहाँ दिया हुआ है, देखिए। पहला, मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन। डीएम खुद जाएंगे और मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन करेंगे। भौतिक सत्यापन इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी मतदान केंद्रों में पता चला खिड़की टूटा हुआ है, उसका एक ही रूट होना चाहिए जाने का। अगर आप मतदान केंद्र घुस रहे हैं किसी रास्ते से जहाँ पर पुलिस का पहरा है और वहाँ पर कोई दूसरा रास्ता है तो उस रास्ते को भी बंद करना अनिवार्य है। तो वो भौतिक निरीक्षण करके ही आपको पता चलेगा और एक एस्टीमेट बनेगा कि यहाँ पर कितने पदाधिकारी, कितने पुलिस पदाधिकारी, कितने मजिस्ट्रेट, कितने दंडाधिकारी की आवश्यकता है। इसीलिए भौतिक सत्यापन करना जरूरी है। और ये भी सत्यापन करके पता कर लेना जरूरी होता है कि वो जो जगह है वहाँ पर बिजली की व्यवस्था है कि नहीं। अगर बिजली की व्यवस्था नहीं है तो करवानी होगी। पता चला चुनाव के समय आप जाइएगा तो उसमें पता चला बिजली नहीं है तो अचानक से उतना तैयारी नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले ही आप रिपोर्ट भेजिए और रिपोर्ट भेज के हमको बताइए कि बिजली है कि नहीं है। और निश्चित मान लीजिए आपको बोलेगा 100 केंद्र, अपने ज़िला में 100 केंद्र आप चुनिए, 100 चुनाव का जो मतदान केंद्र है वो चुनिए। तो 100 केंद्र चुनेगा तो वो उसी केंद्र को चुनेगा जहाँ पर आवश्यक सुविधाएँ हो। जैसे मान लीजिए कि जिसका चुनाव में ड्यूटी लगता है, जनरली टीचर का लगता है, या फिर हम लोग सचिवालय के जो स्टाफ होते हैं उनका भी लगता है। ठीक है, तो हम लोग जब चुनाव की ड्यूटी में जाते हैं, चुनाव में ड्यूटी करेंगे तो बाथरूम लगेगा तो कहाँ जाएंगे, तो वो लोग देखेंगे कि वहाँ पर शौचालय है कि नहीं, ठीक है, रैंप की व्यवस्था है कि नहीं, टेबल कुर्सी है कि नहीं, वहाँ पर बिजली है कि नहीं, ठीक है,
ये सब चीज़ मूलभूत आवश्यकता है जो कि देख लेना होता है। इसीलिए जिले में सभी मतदान केंद्रों की स्थिति तथा वहाँ उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पेयजल, पानी पीने का मतलब व्यवस्था है कि नहीं, बिजली आया है कि नहीं, अगर नहीं है तो बैटरी लगाना पड़ेगा, रैंप की व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं, इन सब की अद्यतन स्थिति मतलब उन लोग को देना पड़ता है। अगर मान लीजिए मुख्यालय बोला है कि 100 चुनाव केंद्र की आवश्यकता है और राज्य में हम लोग को 80 ही चुनाव केंद्र मिल रहा है जहाँ पर बुनियादी सुविधाएं हैं, तो क्या करेगा, 20 जगह जो बचा हुआ है वो 20 जगह ये लोग कैंप लगाएगा। क्या लगाएगा? कैंप। और कैंप लगा कर भी चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, कैंप लगाकर भी चुनाव करवाया जाता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसीलिए ये पहले ही प्रतिवेदन मांगता है कि आप पहले ही हमको प्रतिवेदन दे दीजिए कि क्या क्या सुविधा है आपके ज़िले में। आगे बात करें, इसके बाद ईवीएम एक मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और वीवीपैट। वीवीपैट जो है वो एक मशीन है जिससे पर्ची गिरता है। ठीक है, अब वो जब आप किसी को वोट दीजिएगा, मान लीजिए बीजेपी को या कांग्रेस को या फिर किसी आम आदमी पार्टी को या फिर जनसुराज को, किसी को भी आप वोट दीजिएगा, जिसको आप वोट दीजिएगा उसके नाम का एक पर्ची गिरता है, इसी को बोलते हैं वीवीपैट। ठीक है, तो ईवीएम मशीन जिसमें आप वोट करते हैं और वीवीपैट जहाँ पे पर्ची गिरता है, इन दोनों मशीन की उपलब्धता हम लोग को देख लेना होगा तथा उनकी प्रथम स्तरीय जाँच की आवश्यकता होती है। पहला स्तरीय जाँच ये कि हम लोग को देख लेना है जो वीवीपैट है उसका जो नंबरिंग है वो 0 होना चाहिए, या ईवीएम मशीन जो है उसका नंबरिंग 0 होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। विधि व्यवस्था एवं संवेदनशीलता। जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति, संवेदनशील या अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की मैपिंग और सुरक्षा बलों की आवश्यकता का आकलन करना, ये जिला पदाधिकारी का काम है कि आप आकलन करके मुख्यालय को इसके बारे में रिपोर्ट दीजिए। इसके बाद कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण। देखिए, मतदान कर्मियों के डेटाबेस का निर्माण तथा उनके ससमय प्रशिक्षण की कार्य योजना इसका एक आधार है। जैसे देखिए, चुनाव होता है, आप लोग मान लीजिए बहुत कोई नए होंगे, किसी नए व्यक्ति का चुनाव में ड्यूटी दे दिया, तो चुनाव में जब किसी का ड्यूटी देता है तो कोई P1 बनेगा, कोई P2 बनेगा, कोई P3 बनेगा। ठीक है, कोई मजिस्ट्रेट बनेगा। ठीक है, कोई सेक्टर ऑफिसर बनेगा। ठीक है, कोई PO बनेगा। तो सबका ट्रेनिंग अलग होता है, सबका ट्रेनिंग अलग। P1 का काम अलग है, P2 का अलग है, P3 का अलग है। सबका क्या क्या काम है वो ट्रेनिंग में बताया जाएगा। ईवीएम कैसे चालू करना है, ईवीएम को सबसे पहले एक वोटिंग स्टार्ट होने से पहले एक हम लोग उसका जो ट्रायल लेते हैं वो कैसे करना है। ट्रायल का आपको जो भी उसमें पर्ची गिरेगा वो प्रूफ है, उसका वो प्रूफ आपको वेरीफाई करना है कि मैंने इतना वोट डाला, इतना ही पर्ची गिरा। तो वो सारा चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है और उस ट्रेनिंग कराने के लिए सरकार जो है एक दिन आयोजित करती है और समय आयोजित करती है और कर्मियों का लिस्ट तैयार करती है। वो सारा लिस्ट तैयार करने में, और जो मतदान कर्मी है या मान लीजिए जो वोटर्स, मान लीजिए वोटर्स ही हैं, तो कुछ वोटर्स मर गए हैं, कुछ नए वोटर्स बन गए हैं, तो उनका लिस्ट भी तैयार करना होता है। तो वो सारा काम भी यहाँ पर कराना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए अब देखिए, मतदाता सूची का अद्यतन, जो मतदाता सूची, वही वोटर्स वाला बोले, मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रगति और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने की स्थिति यहाँ ये आप हमको भेजिए, ये भी मुख्यालय को भेजना होता है। उसके बाद पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। ठीक है, मान लीजिए कोई कहीं पर पुलिस बल कोई अति संवेदनशील है, मान लीजिए कोई संवेदनशील है या कोई एकदम संवेदनशील नहीं है, असंवेदनशील है। तो जो संवेदनशील नहीं है, जहाँ पर ज़्यादातर दंगा वगैरह सब नहीं होता है या जहाँ पर किसी खास व्यक्ति का दबंग का ज़्यादा प्रभाव नहीं है, वहाँ पर कम पुलिस बल में भी काम चल जाता है। लेकिन कुछ एरिया होता है संवेदनशील, कुछ अति संवेदनशील, तो संवेदनशील में थोड़ा सा कम पुलिस बल लगेगा और अति संवेदनशील में थोड़ा ज़्यादा पुलिस बल लगेगा। इसी का आकलन करना है और पुलिस बल और दंडाधिकारी, जिसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं, उसका प्रतिनियुक्ति वहाँ पर कराना जरूरी हो जाता है। अब देखिए, बात करते हैं, कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे। ये जो ऊपर का लिस्ट दिया हुआ है, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देना है जिला पदाधिकारी को, और क्योंकि इस प्रतिवेदन के आधार पर ही भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष राज्य की तैयारियों की समीक्षा की जाती है। अच्छा, एक चीज़ और, ये विधानसभा की बात की है हम लोग। ठीक है, तो बहुत लोग के दिमाग में ये रहता है कि विधानसभा का चुनाव कौन कराएगा। दो तरह का चुनाव आयोग है, एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग, और एक है राज्य निर्वाचन आयोग, और एक है भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारत सरकार की है।
तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों कौन कौन सा चुनाव करवाएगा? तो बहुत कोई को लगता है कि विधानसभा राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है, लेकिन गलत है। यहाँ पर लोकसभा का, विधानसभा का, दोनों इलेक्शन भारत सरकार कराती है। हालांकि विधानसभा का इलेक्शन स्टेट में होता है, राज्य में होता है, लेकिन उसे राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करवाती है। राज्य निर्वाचन आयोग केवल चुनाव कराती है पंचायत और नगर पालिका का, पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराती है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि इसका जो रिपोर्ट है, जो डीएम हम लोग को रिपोर्ट देगा, वो हम लोग भारत निर्वाचन आयोग को भेजेंगे और वो उसकी तैयारी करके हम लोग को जो भी आदेश वहाँ से प्राप्त होगा, वो आदेश के आलोक में हम लोग राज्य में अपना तैयारी करेंगे। अब वह यहाँ पर आपको विश्वासवाचन लिखना है, हस्ताक्षर किसका, आपका। तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है, वहाँ पे क ख ग लिख देना है। फिर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, आप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से लिख रहे हैं तो आप अपना नाम नहीं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का नाम जो यहाँ पर था, देखिए यहाँ पर क ख ग था, तो साइन में भी यहाँ पर आपका क ख ग होगा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना, ठीक है। और यहाँ उसका साइन रहेगा। साइन आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, खाली ह लिख दीजिए, यानी कि हस्ताक्षर, उसका हस्ताक्षर हो गया। अब प्रतिलिपि किसको किसको जाएगा? सचिव भारत निर्वाचन आयोग को, कि भाई हम डीएम को आदेश दे दिए हैं, आप समझ लीजिए, नई दिल्ली को सूचनार्थ। उसके बाद सभी प्रमंडलीय आयुक्त को, मान लीजिए डीएम काम नहीं कर रहा है तो डीएम के ऊपर है कमिश्नर, तो कमिश्नर डीएम को फोर्स करेगा कि भाई ये लेटर जो गया था इसके आलोक में अपना सूचना भेजिए। इसीलिए प्रतिलिपि जो है प्रमंडलीय आयुक्त को भी भेजा जाता है, ठीक है, सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुश्रवण हेतु प्रेषित। और ये फिर उसी का साइन, जो ऊपर वाला साइन था वही साइन। तो ये हमारा हो गया खत्म, पत्र हमारा खत्म हो गया। अब अगला जो प्रश्न है वो 30 नंबर का है, वो है अपने कार्यालय प्रधान को संबोधित एक आत्मभारित टिप्पणी लिखना है, उसका प्रारूप देना है, जिसमें कार्यालय में अनुशासन संबंधी वर्तमान स्थिति की समीक्षा के साथ उसकी बेहतरी के संबंध में सुझाव भी देना है। यानी कि आपको वर्तमान में कार्यालय में क्या चल रहा है, लोग गंदगी फैला, जहाँ तहाँ कचरा फेंक दे रहे हैं, ठीक है, लोग टाइम पे नहीं आ रहे हैं कार्यालय, लंच 1 घंटा का होता है, 2 घंटा घर में रह जाते हैं, ठीक है, घर जाते हैं आते ही नहीं हैं, अपनी सीट पर नहीं उपलब्ध होते हैं, जो इसको खोजने जाइएगा अपना सीट पर मिलेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे ही घूमते फिरते चाय पीने निकल जाते हैं, चाय पीने बिस्किट का नाश्ता करने, अपने सीट पर मिलेंगे नहीं, कार्य, जिसके कारण कार्य जो है वो बाधित होता है। ये सारा चीज़ का आपको समीक्षा करना है। और ये जो चीज़ आपको दिख रहा है प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को बेहतर करने के लिए उसको सुझाव भी देना है। यही है हमारा टॉपिक। अब समझते हैं। मैं अपने विभाग का लिख रहा हूँ, इसलिए ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना। फिर आपको संचिका संख्या लिख देनी है। संचिका संख्या ये फिक्स कर लीजिए कि आपको जो नोटिंग लिखना है उस नोटिंग में, आत्मभारित टिप्पणी में आपको यही संचिका संख्या लिखना है। चेंज भी कर सकते हैं, बस ईयर चेंज करना है। अगले साल जो एग्ज़ाम देंगे वो इसको 2027 लिखेंगे, जो जिस साल एग्ज़ाम लिखेंगे वो वहाँ पर वो संचिका संख्या दे देंगे। उसके बाद विषय जो यहाँ पर था, ठीक है, कार्यालय में अनुशासन, यही, ठीक है, कार्यालय में अनुशासन संबंधी वर्तमान स्थिति की समीक्षा एवं बेहतरी के संबंध में सुझाव। अब आते हैं पृष्ठभूमि एवं वर्तमान स्थिति की समीक्षा। बोला है पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना है, तो वो समीक्षा कर लेते हैं। देखिए, उपरोक्त विषय, ये जो विषय है इसके संबंध में कहना है कि इसके संबंध में अवगत कराना है कि पिछले कुछ समय से कार्यालय की आंतरिक अनुशासन व्यवस्था में शिथिलता देखी गई है, जा रही है। वर्तमान स्थिति की समीक्षा के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला, समय की पाबंदी का अभाव। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार कई कर्मचारी निर्धारित समय के बाद कार्यालय पहुंच रहे हैं। जैसे हम लोग का सचिवालय में 9:30 बजे आना है, लोग अगर 10 बजे आएंगे तो उन पर सवाल उठेगा ना कि जब टाइम 9:30 बजे है बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने का, तो आप 10 बजे क्यों आए हैं, ठीक है। तो समय की पाबंदी का अभाव। दूसरा, कार्य समय पर अनुपस्थित। जो जब कार्य समय का टाइम है उस समय आप अनुपस्थित मिलेंगे। भोजन अवकाश जनरली सचिवालय में 1 से 2 के बीच में होता है, तो आप क्या करेंगे, 12:30 बजे निकल जाएंगे और 2 बजे बाद 3 बजे आएंगे। तो क्या होगा कि जो आपने 3-2.5 घंटा वेस्ट किया, आपको केवल 1 घंटे का समय दिया गया था। यही आपका प्रॉब्लम है। भोजन अवकाश के निर्धारित समय के बाद भी कर्मचारियों को अपनी सीट पर अनुपस्थित पाया गया है, जिससे शासकीय कार्यों में विलंब होता है, जो आपका काम है वो बाधित होता है। फिर अनावश्यक भीड़। देखिए क्या होगा कि मान लीजिए डीएम ऑफिस है या कोई भी ऑफिस है, ठीक है, डीएम ऑफिस है, वहाँ पर किसी को काम करवाना है, मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ का एक सरकारी कर्मचारी हूँ और मेरे चाचा को काम कराना है, तो चाचा आएंगे सीधा ऑफिस में घुस जाएंगे, है ना। फिर मेरे तरफ और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके सब परिचित ऑफिस में घुस के भीड़ लगा देंगे। तो भाई क्यों ऑफिस में घुस रहे हैं? क्या आपने पास लिया है?
पास लेना बहुत आवश्यक होता है। बिना पास का किसी भी आगंतुक को एंट्री नहीं लेना है। जैसे सचिवालय में ही या किसी भी ऑफिस में, ये जो सचिवालय का परिसर मान लीजिए, तब यहाँ पर एक कॉर्नर में एक आगंतुक कक्ष बनाया जाता है, आगंतुक कक्ष। इस आगंतुक कक्ष में उनको बिठाया जाता है, विश्राम गृह या आगंतुक कक्ष। मान लीजिए मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ से पैदल और इस आगंतुक कक्ष में अपने परिजन से या अपने निकट संबंधी से मिलूंगा, यही रूल होता है। और अगर उसे सचिवालय में जाना है तो उसे पास लेकर जाना पड़ेगा अंदर, यही एक तरीका है। तो यही चीज़ बोल रहा है अनावश्यक भीड़। तो आगंतुकों और बाहरी व्यक्तियों का बिना वैध कारण, किसी वैध कारण के कार्य समय के दौरान विभिन्न पटल पर जमावड़ा लगा रहता है, जिससे गोपनीयता और कार्य संस्कृति प्रभावित होती है। आदमी दौड़ आएगा, सर मेरा पोस्टिंग कहाँ हुआ बता दीजिए, सर मेरा पोस्टिंग कहाँ हुआ बता दीजिए, कहाँ हो रहा है सर, मेरा पोस्टिंग यहाँ करवा दिए। अपना मन चाहा अपने घर के बगल में करवाना चाहेगा, ठीक है। टीचर्स लोग में जनरली होता है कि अपने घर से ड्यूटी करना चाहती है, तो वो उस चीज़ का भीड़ लगा देता है, अनावश्यक भीड़ लग जाता है। सचिवालय का कार्य बाधित होता है। और मान लीजिए कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो हमारे सीनियर बोले हैं कि ये लीक नहीं होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए, वो उसका गोपनीयता भी भंग होने का संभावना रहता है। वो आदमी आया, आप उसको बताएं, क्या गारंटी है कि वो आदमी अपने मन में रखेगा? वो तो पूरा प्रचारित कर देगा, फैला देगा। इसीलिए इसकी गोपनीयता भंग नहीं होने के लिए आप जो है भीड़, अनावश्यक भीड़ को कम करना है। अब देखिए अनुशासन में शिथिलता का कारण क्या है। ये तो हो गया क्या क्या प्रॉब्लम है, अब उसका शिथिलता का कारण देख लेते हैं। आकस्मिक निरीक्षण की कमी। जो सीनियर होते, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे परिजन आ रहे हैं, तो सीनियर अचानक से यहाँ पे क्या कर देगा, औचक निरीक्षण, अचानक से जाके इंस्पेक्शन कर देगा। देखे भाई तुम क्या क्या काम किया है, तुम्हारे लॉगबुक में कौन कौन लेटर आया है और उस लेटर का आपने कितने दिन के बाद निष्पादन किया है। लॉगबुक में अगर लेटर पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है, क्या वो फाइल आगे बढ़ा हुआ है या वो फाइल अभी भी है। तो बहुत सारी चीज़। या फिर मान लीजिए उसका सीट पर आप गए, वो आपको अपना सीट पर ही नहीं मिला, तब क्या बोलिएगा, सीधा एक लेटर लिखिएगा, वो अपने सीनियर को लिखेगा कि मैं फलना 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 का निरीक्षण किया, वो अपने सीट पर नहीं पाया, इसके खिलाफ प्रशासनिक या अनुशासनिक कार्रवाई करने की कृपा करें। तो क्या होगा, आकस्मिक निरीक्षण की कमी है, लोग जनरली नहीं करते हैं सीनियर्स, इसीलिए आपको प्रॉब्लम होती है, इसीलिए लोग शिथिलता। एक बार आप टाइट कर दीजिएगा ना, फिर लोग अपने टाइम पे आना स्टार्ट कर देगा। देरी से आने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासनिक लिखिए या अनुशासनिक लिखिए, तुरंत अनुशासनिक कार्रवाई स्टार्ट होना चाहिए। और एक बार स्टार्ट कर दीजिएगा ना, तो आप एक व्यक्ति को आप सजा दीजिएगा, तो उसके बाद पूरा जो है कार्यालय वो अपने आप ठीक हो जाएगा, एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि नहीं इसको सजा मिला तो हमको भी मिल सकता है। आगंतुकों के लिए, जो आगंतुक आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, उसके लिए पास प्रणाली का कड़ाई से लागू होना चाहिए। पास प्रणाली यानी कि पास होगा तभी अंदर आ सकते, नहीं तो आप आगंतुक कक्ष में रुकिए। अब बेहतरी के संबंध में सुझाव देख लीजिए। कार्यालय की कार्यक्षमता बढ़ाने और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित है। कौन कौन सा उपाय है वो लिख दिए। पहला, बायोमेट्रिक लिंकिंग। मासिक वेतन को, जो मासिक मंथली वेतन है, उसको बायोमेट्रिक उपस्थिति से पूरी तरह जोड़ा जाए। लगातार 3 दिन से ज़्यादा देर आने पर 1 दिन का आकस्मिक अवकाश काटने का नियम सख्ती से लागू हो। अब देखिए क्या है, बायोमेट्रिक अगर होगा, बायोमेट्रिक, तो लोग टाइम पर आएंगे। उसमें टाइम फिक्स कर दीजिए कि इतना बजे तक आपको आना है। सचिवालय में 9:30 बजे है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए पहला दिन आए 3:31, 9:31, दूसरा दिन आए 9:40, तीसरा दिन आए 9:32, तो आप लगातार 3 दिन आ गए ना लेट, तो आपका 1 दिन का CL कट जाएगा, 1 दिन का CL कट जाएगा, ठीक है। यही रूल होना चाहिए। और अब देखिए क्या है, अगर मान लीजिए रजिस्टर में साइन कराते हैं, रजिस्टर में, ठीक है, उसमें क्या होता है, लोग 2 दिन कार्यालय नहीं आए, तीसरा दिन पहुँचे, तीनों दिन का एक के बार में अटेंडेंस बना लिए। आप मान लीजिए मंडे नहीं गए, ऑफिस गए ही नहीं, ट्यूसडे नहीं गए, वेडनेसडे गए, तो जाके सीधा मंडे ट्यूसडे के दोनों का अटेंडेंस लगा लिए। तो यही तो है घपला भाई, यही तो भ्रष्टाचारी, यही तो गड़बड़ी, जो अनियमितता है कार्यालय में वो यही है। इसीलिए बायोमेट्रिक उपस्थिति का हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं कि बायोमेट्रिक उपस्थिति होना चाहिए। बायोमेट्रिक उपस्थिति अगर हम लोग देख के बनाए, उसका मंथली सैलरी दें, नहीं तो उसको सैलरी नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं आकस्मिक निरीक्षण। स्थापना अधिकारी या आपका जो सीनियर है, सक्षम प्राधिकारी, उसके द्वारा सप्ताह में कम से कम 2 बार या 1 बार भी होना चाहिए तो ठीक है, औचक निरीक्षण किया जाए। अचानक से जाकर चेक कर दीजिए वो है कि नहीं अपना सीट पे, या वो अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं, ठीक है। पटल निरीक्षण इसको बोलते हैं, औचक निरीक्षण इसको पटल निरीक्षण बोलते हैं, ठीक है। आगे, आगंतुक प्रबंधन। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश के लिए मुख्य द्वार पर आगंतुक पास अनिवार्य किया जाए और उन्हें केवल आगंतुक कक्ष में या स्वागत कक्ष में या उनके लिए जो निर्दिष्ट क्षेत्र है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ही मिलने की अनुमति हो। उसके बाद स्वच्छता और आचरण। कार्यस्थल पर मोबाइल के व्यक्तिगत उपयोग को सीमित करने और आधिकारिक पत्राचारों की गोपनीयता बनाए रखने की दिशा में
दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रस्ताव के आप देखिए कुछ प्रस्ताव दे दिए हैं। यदि मैंने जो ऊपर प्रस्ताव दिया उससे सहमत हो, उपर्युक्त सुझावों को तत्काल प्रभाव से लागू करने हेतु एक आधिकारिक कार्यालय आदेश जारी करने की अनुमति दी जा सकती है। अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत, यानी कि आप सीनियर जो है अवलोकन करेंगे और इसके संबंध में हमको आदेश देंगे तो हम आगे का कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर लिख दीजिए। क ख ग, आपको नाम नहीं लिखना है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी आप लोग जो भी हैं, मान लीजिए सिपाही हैं तो आप अपना लिख दीजिए, आप SI हैं तो आप लिख दीजिए पुलिस अवर निरीक्षक, या आप मान लीजिए इंस्पेक्टर हैं तो पुलिस निरीक्षक, DSP हैं तो आप कुछ और लिखिए अपना, ठीक है। आप सब अपना अपना जो भी होता है वो लिख दीजिए। DSP पुलिस उपाधीक्षक लिखेंगे और जो भी आपका पद है उससे एक ऊपर पदाधिकारी का नाम यहाँ लिख दीजिए। नाम नहीं लिखना, पोस्ट लिखना है। जैसे हमारे DSP है तो यहाँ पर SP का लिख देंगे। हम लोग ASO हैं तो यहाँ पर SO का लिख देंगे। जस्ट अपने ऊपर पदाधिकारी का लिख देंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये है संक्षेपण करने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ने के बाद इसका एक शीर्षक देना है। शीर्षक देकर इस संक्षेपण को कंप्लीट करना है। चलिए संक्षेपण देखते हैं। समाज में व्यक्ति अथवा समुदाय की पहचान, हैसियत और उनके सम्मान पैमाना, देखिए हैसियत हो या सम्मान पैमाना हो, ठीक है, उनके सम्मान का पैमाना कुछ एक दशाब्दियों में बदल जाता है। 21वीं सदी के प्रथम 25 वर्षों में परिवर्तन की गति कुछ ज़्यादा ही तीव्र हो गई है, ठीक है। लोग, व्यक्ति, उसकी पहचान, उसकी हैसियत धीरे धीरे बदल जाती है। ऐसा है जो आज गरीब है वो आगे चल के अमीर हो जाए। हम अपनी नज़रों के सामने एक नए समाज को आकार ग्रहण करते देख रहे हैं। सूचना क्रांति के साथ अस्तित्व में आए इस समाज के केंद्र में है ज्ञान। समाज धीरे धीरे ज्ञान को अर्जित कर रहा है। इस नेटवर्क समाज को अपनी एक इंटरनेट बिरादरी है और इस बिरादरी में शामिल होने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW पर अपना एक ठौर ठिकाना होना जरूरी है, ठीक है। या तो आप फेसबुक में रहिए, या तो आप इंस्टाग्राम पर रहिए, कहीं ना कहीं आप रहिए और इस समाज से जुड़े रहिए। वैसे हर युग में मनुष्य के ठौर ठिकानों का चरित्र बदलता रहता है। शिकारी और फल संग्राहक अवस्था में उनका ठौर ठिकाना था कोई पहाड़ या उसकी कंदराएं, और फिर पत्तों से बनी झोपड़ियाँ। कृषि के आगमन के साथ मनुष्य ने गांव बसाए। गांवों का डीह एक किसान के कुल खानदान का, उसके परिचय और पहचान का प्रतीक बना। इसी तरह पहाड़ों और जंगलों में बसने वाली जनजातियों के लिए वह हिस्सा आज भी उनकी स्मृति का अभिन्न अंग और पहचान के पवित्र प्रतीक है। उसकी रक्षा के लिए वे बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के तत्पर रहते हैं। पर यह भी सत्य है कि औद्योगिक समाज में जड़ के प्रति जुड़ाव कम होते जा रहे हैं। लोग जो है औद्योगिक की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ाव जो है वो ख़त्म हो रहा है। लोग औद्योगिक बस्तियों के क्वार्टर और झुग्गी झोपड़ियों में जमा होने लगे। यही उनका ठौर ठिकाना बनने लगा। बिहार का समाज यद्यपि कृषि और औद्योगिक सभ्यताओं का मिला जुला रूप है, फिर भी इसकी नींव में, इसके अंदरूनी कक्षों में, दरों दीवारों और चौखटों में कोई आज भी शिकारी और फल संग्राहक जीवन के अक्ष देख सकता है। आज भी बिहार में लोग, जो पहले हमारा जीवन होता था, उस चीज़ को देख सकता है। बिहार में आज भी गांव की संख्या ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर भविष्य की ओर खुलने वाले इसके दरवाज़ों और झरोखों पर आज ज्ञान सभ्यता की आहट भी स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। इसी क्रम में ज्ञान सभ्यता के इस दौर में माया लोक, वर्चुअल वर्ल्ड में अपना एक होम पेज होना यथार्थ जगत में अपनी पहचान, हैसियत और सम्मान के साथ साथ हमारे अस्तित्व के लिए भी आवश्यक हो गया है। अनंत साइबर लोक में एक वेबसाइट, अपना एक अदद होम पेज न केवल व्यक्ति को बल्कि समुदाय को भी पहचान और सम्मान दिलवाने हेतु कारगर अस्त्र के रूप में स्थापित हो चुका है। अब इसमें हम लोग संक्षेपण देखते हैं, इसका एक शीर्षक देते हैं। इसका शीर्षक है बदलता समाज और ज्ञान सभ्यता, ठीक है। ये एक शीर्षक है और इसके अलावा एक और शीर्षक हम दिए हैं, वो है आपका ये ज्ञान का दौर और डिजिटल पहचान। ज्ञान का दौर और डिजिटल पहचान। समय के साथ समाज में पहचान और सम्मान के पैमाने बदलते रहते हैं। 21वीं सदी में सूचना क्रांति के कारण ज्ञान सम्मान के केंद्र में आ गया है। जहां इंटरनेट पर अपनी पहचान बनाना जरूरी हो गया है, मानव इतिहास में मनुष्य का ठिकाना बदलता रहा है। जैसे आदिम युग में गुफाएं, कृषि युग में गांव और औद्योगिक युग में झुग्गी झोपड़ियों या क्वार्टर। बिहार का समाज कृषि उद्योग और भविष्य की ज्ञान सभ्यता का एक अनोखा मिश्रण है। आज के इस ज्ञान दौर
वर्चुअल वर्ल्ड जिसको माया नगरी बोलते हैं ना, वर्चुअल वर्ल्ड यानी कि माया नगरी, ज्ञान दौर या माया नगरी में अस्तित्व बनाए रखने, पहचान और सम्मान पाने के लिए साइबर लोक में एक वेबसाइट या होम पेज होना बेहद ज़रूरी है और असरदार माध्यम बन चुका है। बस यही इतना ही लिखिए, ठीक है। यानी कि आज के समय में अगर आपको दुनिया के नज़र में दिखना है आपको सोशल मीडिया साइट पर रहना होगा, यही बोल रहा है। चलिए आगे आता है अगला क्वेश्चन। अब है इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद। अब देखिए इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। पहले एक के बारे में शब्द दे देता था इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब क्या दे दिया, पार्ट पार्ट में दे दिया है। जैसे ए पार्ट दे, यहाँ से यहाँ तक आपका पार्ट ए है, फिर यहाँ से यहाँ तक पार्ट बी है, फिर यहाँ से यहाँ तक पार्ट सी है, फिर यहाँ से यहाँ तक पार्ट डी है, फिर यहाँ से यहाँ तक पार्ट ई है। ए बी सी डी ई सबको तोड़ तोड़ के आपको करना है अनुवाद। तो हमको लगता है पैटर्न चेंज किया है तो ये बहुत अच्छा किया आप लोग के लिए और पहले से आसान हो गया बनाना। जैसे देखिए ए पार्ट, श्री सौरभ, जैसे मान लीजिए आपका 25 नंबर का है तो हर पार्ट का 5-5 नंबर है, ठीक है। 5 पार्ट है तो सब पार्ट का 5-5 नंबर है, 5 5 5 5 5। मान लीजिए कि आप पहला में आप गलती लिखे 5 की जगह 2 नंबर देगा और दूसरा में अगर आप सही लिख दिए तो 5 नंबर दे देगा। तो ये नंबर उठाना यहाँ पर इजी है, हमको लगता है यहाँ पर ज़्यादा आसान है। और एक के बार में वो देखता था ना तो 25 में से वो सीधा 10 दे देगा, 9 दे देगा, तो वो ज़्यादा घटिया था, ये ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए इसका देखिए हम लोग हिंदी अनुवाद करते हैं कैसे। श्री सौरभ हैज़ अप्लाइड फॉर द विड्रॉवल ऑफ ए सम ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम हिज जनरल प्रोविडेंट फंड। वो अपना भविष्य निधि से 1 लाख रुपया निकाल रहा है टू मीट द एक्सपेंसेज इनकर्ड ड्यूरिंग हिज इलनेस। वो बीमार है इसलिए हिज एप्लीकेशन इज कवर्ड बाय द रूल्स, इट मे बी एक्सेप्टेड, ठीक है। यानी कि सौरभ जो है वो अप्लाई किया है, आवेदन दिया है किसके लिए, ₹1 लाख रुपए का अपने भविष्य निधि से 1 लाख रुपए की निकासी के लिए उसने एक आवेदन दिया है क्योंकि वह बीमार है, ठीक है। अपनी बीमारी के दौरान हिज एप्लीकेशन इज कवर्ड बाय द रूल्स, उसका जो आवेदन है वो नियमों के अंतर्गत आता है, इसीलिए इट में बी एक्सेप्टेड, उसके आवेदन को स्वीकार किया जा सकता है। इसको हम लिखे हैं, श्री सौरभ ने अपनी बीमारी के दौरान हुए खर्चों को पूरा करने के लिए सामान्य भविष्य निधि से 1 लाख रुपए की राशि निकालने के लिए आवेदन किया है। उनका आवेदन नियमों के अंतर्गत आता है, इसे स्वीकार किया जा सकता है। अब दूसरा देखिए, इन सो फार एज द अकाउंट सेक्शन इज कंसर्न्ड देयर इज़ नथिंग आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट श्री आलोक प्रीवियसली वर्किंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन दिस डिपार्टमेंट। देखिए लेखा शाखा के बारे में अगर बात करें तो श्री आलोक जो हैं इनके बारे में कोई भी हम लोग को, जो श्री आलोक जो कि पहले पूर्व में असिस्टेंट डायरेक्टर सहायक निदेशक के रूप में इस विभाग में कार्य करते थे, उनके बारे में नथिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब इनके अगेंस्ट में, इनके विरुद्ध कोई आउटस्टैंडिंग जो है वो नहीं प्राप्त हुआ है। अब देखिए इसको हम क्या लिखे हैं, जहाँ तक लेखा प्रशाखा या अनुभाग का संबंध है, सेक्शन का मतलब होता है प्रशाखा या अनुभाग, इस विभाग में पूर्व में सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत श्री आलोक के खिलाफ कोई भी बकाया शेष नहीं मिला है। आउटस्टैंडिंग हम लोग को नहीं मिला है, कोई भी बकाया, नथिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब उसके खिलाफ कुछ भी हम लोग को नहीं मिला है बकाया शेष। अब अगला 3rd नंबर देखते हैं। इफ़ एडिक्वेट प्रिकॉशंस हैड बीन टेकन टू सेफ गार्ड गवर्नमेंट इंटरेस्ट दिस इन्फ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर वुड हैव बीन अवॉइडेड। यानी कि बोल रहा है अगर हम लोग सेफ गार्ड यानी कि जो सुरक्षात्मक नीति अगर अपनाते या प्रिकॉशन लेते तो जो अभी हम लोग को इन्फ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर मिला है, यानी कि जो व्यर्थ व्यय है, मतलब कुछ व्यय होता है जो बेकार हो जाता है, ठीक है, आप ऐसे चीज़ पे खर्च कर दिए जो इसका आपको यूज ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर। वुड हैव बीन अवॉइड, उससे बचा जा सकता था, जो व्यर्थ व्यय है उससे बचा जा सकता था अगर आप पहले ही प्रिकॉशन ले लेते। तो इसमें क्या है, यदि सरकारी हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई होती तो इस निष्फल व्यय या फिर व्यर्थ व्यय से बचा जा सकता था। अगला नंबर देखिए, डी नंबर, इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन हैज़ रिपोर्टेड दैट बोथ द कंप्यूटर्स इन दैट सेक्शन आर नॉट इन वर्किंग कंडीशन। यानी कि जो स्थापना शाखा है, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन यानी कि स्थापना शाखा जो है वो एक रिपोर्ट दिया है, प्रतिवेदन दिया है, जिसमें बोल रहा है कि उनके सेक्शन में, जो उनके प्रशाखा में जो कंप्यूटर है वो सही से वर्किंग कंडीशन में नहीं है, कार्य करने की स्थिति में नहीं है। दे हैव रिक्वेस्टेड फॉर अर्ली अरेंजमेंट टू गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड। ठीक है, जो कंप्यूटर ख़राब हो गया है उसकी मरम्मत के लिए वो लोग रिक्वेस्ट के आवेदन दिया है। श्री ओम प्रकाश में बी आस्क्ड टू फर्निश एंड एस्टिमेट फॉर द रिपेयर्स। ओम प्रकाश को ये जो मरम्मती के लिए एस्टिमेट बनाने के लिए उसको बोला जा सकता है। तो इसमें क्या है, स्थापना प्रशाखा ने प्रतिवेदन दिया है
कि उस प्रशाखा के दोनों कंप्यूटर चालू स्थिति में नहीं है। उन्होंने कंप्यूटरों की मरम्मत के लिए शीघ्र व्यवस्था कराने का अनुरोध किया है। श्री ओम प्रकाश से मरम्मत के लिए एक अनुमानित लागत प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। अगला है, श्रीमती विनीता हैज़ अप्लाइड फॉर 2 मंथ अर्न लीव यानी कि उपार्जित अवकाश। 2 महीने के उपार्जित अवकाश के लिए उसने आवेदन दिया है। विच इज़ एट हर क्रेडिट, जो कि उसके खाते में है। ठीक है, सबके खाते में कुछ न कुछ ईएल होता है। वो ईएल कैसे काउंट होता है, सचिवालय का बताते हैं। 11 दिन में सचिवालय के कर्मियों को 1 ईएल मिलता है। अगर यही 1 साल का देखिएगा तो 365 को 11 से डिवाइड कर दीजिए तो लगभग आपको 33 ईएल मिलता है 1 साल में। मान लीजिए आपने 1 साल में 10 ईएल लिया, किसी की शादी थी, किसी का विवाह था, घर में कोई काम था, 10 ईएल लिया, तो आपका 23 ईएल जो है वो आपके खाते में बचा हुआ है। ठीक है, यही होता है खाता, क्रेडिट। तो श्रीमती ने 2 महीने के ईएल का अप्लाई किया है जो कि उसके खाते में है। द लीव में देयरफॉर ही सैंक्शनड, ठीक है, ड्राफ्ट ऑफिस ऑर्डर इज पुट फॉर अप्रूवल, यानी कि ये बोल रहा है कि इसके जो लीव एप्लीकेशन है, अतः उसके लीव एप्लीकेशन यानी कि छुट्टी का जो आवेदन है उसको स्वीकृत किया जा सकता है। ड्राफ्ट ऑफिस ऑर्डर यानी कि कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर को बोलते हैं कार्यालय आदेश का ड्राफ्ट जो है, प्रारूप जो है, अनुमोदनार्थ उपस्थापित पुटअप किया गया है अप्रूवल के लिए। तो यानी कि यहाँ क्या, श्रीमती विनीता ने 2 महीने के अर्जित अवकाश के लिए आवेदन दिया है जो उनके खाते में जमा है, अतएव अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। तदालोक में कार्यालय आदेश का एक प्रारूप अनुमोदनार्थ उपस्थापित है। अब देखिए, निम्नलिखित 5 वाक्यांशों को शुद्ध करें। इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 वाक्य दिया है। इसमें से चुन के कोई भी 5 जो आपको आता है वही कीजिएगा। जैसे पहला नंबर है, पटना में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। देखिए, दर्शनीय का मतलब ही होता है देखने योग्य, तो दोनों क्यों दे रहे हैं, या तो दर्शनीय स्थल हैं वो लिखिए या तो देखने योग्य है। तो इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, पटना में कई स्थल देखने योग्य है या पटना में कई दर्शनीय स्थल है। इस दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिए, वो सही है। कृपया आप मुझे 5 रुपया देने की कृपा करें, तो पहले भी कृपया बोल दिया, बाद में भी कृपा बोल दिया, तो दोनों जगह नहीं बोलना है बार बार उसको कृपा, हाथ जोड़ते रहना उसको, वो नहीं करना है। तो या तो आप यहाँ वाला कृपा हटा दीजिए या तो यहाँ वाला कृपया हटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कृपया आप मुझे 5 रुपया दें। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं कि मुझे 5 रुपये देने की कृपा करें, दोनों में से कोई एक। अब यहाँ कृपया भी लिख दीजिएगा, बाद में कृपा भी लिख दीजिएगा, तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तुम तो तुम्हारा काम करो, नहीं तुम्हारा नहीं, अपना, तुम तो अपना काम करो। ठीक है, पढ़ते हैं ना, वो कौन सा प्रोनाउन होता है जो खुद को डिनोट करता है ना, वो निजी, निजवाचक है ना, निजवाचक, वहाँ पर अपना हो जाएगा। सीता वर्ग की सबसे सुंदरतम लड़की है। ठीक है, सबसे भी लिख दिया, सुंदरतम भी लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि सीता वर्ग की सबसे सुंदर लड़की है, वो सही हो जाएगा। सबसे सुंदर लिख दीजिए, या तो सबसे हटाइएगा तो सुंदरतम सही है, तो क्या हो जाएगा, सीता वर्ग की सुंदरतम लड़की, वो भी हो सकता है। मैं सोमवार के दिन भागलपुर जाऊंगा, जो दिन है उसमें के दिन नहीं होगा, को होगा, तो मैं सोमवार को भागलपुर जाऊंगा। गीता और राधा सबसे सुंदर गीता और राधा में सबसे सुंदर कौन है, 2 में कंपेयर करते हैं तो सबसे नहीं होगा, अधिक सुंदर कौन है, तो गीता और राधा में अधिक सुंदर कौन है, यहाँ सबसे की जगह हो जाएगा अधिक सुंदर। ठीक है, और अगर हमारी 3 लड़की रहती, गीता, राधा और सीता, इस तीनों में सबसे सुंदर कौन है, तब सही हो सकता था, क्योंकि 3 में चुन रहे हैं, 2 में से अधिक सुंदर कौन है। मेरे गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी है, बेड़ियाँ हमेशा पैर में होता है ना कि गले में, इसीलिए गले की जगह पैरों में होगा। ठीक है, चूहे ने दही गिरा दी, चूहे ने दही गिरा दिया होगा, चूहे ने दही गिरा दिया। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है, वो ख़त्म करते हैं हम लोग यहाँ पर, और एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम लोग मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन संभावित है, इसके लिए हम आपको बना के रखें। देखिए, 7 निश्चय योजना 3, 7 निश्चय योजना 3 हम आपके लिए बना के रखे हैं, और ये ओरिजिनल लेटर है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओरिजिनल लेटर है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का, और यही क्वेश्चन जो है संभावित है, ये क्वेश्चन एकदम कन्फर्म है कि आने का चांस है। ठीक है, ये अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे, तो आप लोग वेट कीजिए, आज शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ और, अगर आप इस चीज़ का PDF चाहते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF चाहते हैं, आपको क्या करना है, हिंदी टिप्पण का PDF आपको मेरे एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसका नाम है स्टडी विथ कौशल,
स्टडी विद कौशल एप्लीकेशन में आप पेड कोर्सेज में जाइएगा, पेड कोर्सेज में वहाँ एक हिंदी टिप्पण का कोर्स होगा, इसमें आपको सारा PDF मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम 23 को है, ज़्यादा दिन नहीं है। पूरा जो मैंने वीडियो बताया है उसको रिवीजन कर लीजिए और एकदम एग्ज़ाम में ऐसा प्रिपेयर्ड होकर जाइए कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे फाड़ के रख देना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।